हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसजे स्टडीज़। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारे 9th स्टैंडर्ड का थर्ड चैप्टर, दैट इज़ इंडियाज़ इंटरनल चैलेंजेस। यानी कि अभी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि हमारे इंडिया में कौन कौन से इंटरनल चैलेंजेस हुए थे जो हमारे गवर्नमेंट को फेस करना पड़ा था। इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट सम इंटरनल चैलेंजेस दैट इंडिया फेसेस, वो जो इंडिया ने फेस किया उस समय। वी शॉल सी सम इंटरनल चैलेंजेस लाइक सेपरेटिस्ट मूवमेंट, इशू ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, नक्सलिज्म, कम्युनलिज्म एंड रीजनलिज्म। अभी हम फिलहाल हमारा दो पार्ट होने वाला है। हम फर्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे सेपरेटिस्ट मूवमेंट और इशू ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ये दो चीज़ें हम पढ़ेंगे। और जो नक्सलिज्म, कम्युनलिज्म एंड रीजनलिज्म, यह हम हमारे पार्ट 2 में कंटिन्यू करेंगे। तो आइए हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। द अनरेस्ट इन पंजाब। अनरेस्ट यानी अशांति। अशांति वो कहाँ पे थी? पंजाब में। अब देखते हैं पंजाब में अशांति क्यों हुई। अकाली दल वॉज द मेजर पॉलिटिकल पार्टी इन पंजाब। जो अकाली दल था वो पंजाब का मेजर पार्टी था, यानी जाना माना पार्टी था। वहाँ पर उसी का रूल चला करता था पंजाब में। In 1973, the Akali Dal passed the Anandpur Sahib resolution. The following demands were made in this resolution. अब जो अकाली दल था उसने 1973 में एक रिजोल्यूशन पास किया, यानी कि उनका एक प्रस्ताव पास हुआ गवर्नमेंट के पास। तो गवर्नमेंट के पास जब वो प्रस्ताव गया तो उसमें क्या क्या लिखा था? अभी वो बहुत सारे डिमांड्स थे कि पंजाब को क्या चाहिए, क्यों वो खालिस्तान मांग रहा है, उनकी समस्याएं क्या हैं, वो गवर्नमेंट के पास भेजा। और अगर ये सारे जो उन्होंने अकाली दल का जो पंजाब थे उनका पार्टी था अकाली दल, तो अकाली दल ने एक रिजोल्यूशन पास किया। तो उस रिजोल्यूशन में यह लिखा था कि आप जब तक हमारी डिमांड्स पूरी नहीं करोगे तब तक हम इंडिया में शामिल नहीं होंगे। हम अपना आंदोलन चालू रखेंगे, तो आप हमारी डिमांड्स पूरी कीजिए। तब अभी देखते हैं कि उनके डिमांड्स क्या थे, किनके? पंजाब की डिमांड्स क्या थे जो कि रिजोल्यूशन में लिखे थे। अभी उनके डिमांड्स थे, पहला, चंडीगढ़ शुड बी मेड पार्ट ऑफ पंजाब। जो चंडीगढ़ था वो हरियाणा का था, तो पंजाब को भी चाहिए था कि हमें भी चंडीगढ़ चाहिए। इसलिए हम देखते हैं ना, आज हरियाणा और पंजाब का एक ही है, चंडीगढ़। द पंजाबी स्पीकिंग पार्ट्स इन अदर स्टेट शुड बी इंक्लूडेड इन द स्टेट ऑफ पंजाब। और जो पंजाब स्पीकिंग थे, जो अलग अलग स्टेट में थे, उनको सबको एकजुट में रखकर पंजाब में छोड़ दिया जाए, सबको लेकर पंजाब में रखा जाए, अलग अलग नहीं रहना चाहिए, ऐसा इनका डिमांड्स था। रिक्रूटमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम पंजाब इन इंडियन आर्मी शुड बी इंक्रीज। और जो इंडियन आर्मी था उनमें पंजाबियों को ज़्यादा महत्व होना चाहिए, उनको ज़्यादा एक अच्छा रेपुटेशन मिलना चाहिए उनको। मतलब जो इंडियन आर्मी में है, जो इंडियन आर्मी, वहाँ पर पंजाबियों की संख्या ज़्यादा रहनी चाहिए, ऐसा इनका डिमांड्स था। हाँ, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि सबको कम सम्मान दिया जाए, पंजाबियों को ज़्यादा सम्मान दिया जाए, ऐसा हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे इंडिया में एक कॉमन सब कुछ मतलब इक्वलिटी का चलता है। इसीलिए उसके हिसाब से सबको इक्वल रेपुटेशन, सबको इक्वल मनी, सब कुछ देना चाहिए। एक ऐसा नहीं कि पंजाब को एकदम ज़्यादा दिया जा सके, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए गवर्नमेंट जो हमारे इंडिया की थी वो पंजाब को उतनी महत्व नहीं देती थी, क्योंकि ये अलग अलग डिमांड लेके आते थे जो हमारे गवर्नमेंट था उसको हिलाने के लिए। शुड बी इंक्रीज एंड मोर ऑटोनॉमी शुड बी गिवन टू द स्टेट ऑफ पंजाब। और जो पंजाब है उसको ज़्यादा महत्व देना चाहिए, उसको ज़्यादा एक हॉली सिटी मानना चाहिए उसको, ऐसा इनका मानना था। अकाली दल केम टू पावर इन पंजाब इन 1977। अब जो अकाली दल जो पावर था, जो मेजर पार्टी थी पंजाब में, वो अकाली दल जो था वो 1977 में पावर में आ गया। यानी सभी ने मिलकर अकाली दल को जिता दिया। सभी ने मिलकर नहीं, मतलब जो पंजाब में रहने वाले थे, पंजाब स्टेट के, उन्होंने मिलकर अकाली दल को जिताया। लार्जेस्ट शेयर ऑफ रिवर वाइल टेकिंग चार्ज दे आस्क फॉर अ लार्जर शेयर फॉर रिवर वाटर्स फॉर पंजाब, हॉली सिटी स्टेटस फॉर अमृतसर एसेट्रा अलॉन्ग विद देयर ओल्ड डिमांड। अब जो उनके ओल्ड डिमांड थे उनको लेकर, और साथ ही साथ जो पंजाब का जो वाटर है, जो रिवर है, उसमें से ज़्यादा शेयर पंजाब को होना चाहिए, ना कि दूसरे स्टेट्स को। अमृतसर जो था उसको हॉली सिटी
उसको बोला जाता है, जो कि एकदम साफ़ सुथरा, जहाँ पर एकदम सारे कार्य अच्छे से हो, उनका वहाँ का सीन एकदम अच्छा, उसको हॉली सिटी कहा जाता है। तो पंजाब का मानना था कि अमृतसर भी ऐसा दिखता है, तो उसको भी हॉली सिटी देना चाहिए, हॉली सिटी का स्टेटस उसको भी देना चाहिए। उनके सारे डिमांड्स थे जो कि इंडियन गवर्नमेंट को पूरा करना था, तभी वो इंडिया में शामिल हो पाएंगे। तभी उनका मानना था कि अगर हमारे डिमांड्स पूरे होंगे, ये सारे डिमांड्स, तभी हम इंडिया को अपनाएंगे, अन्यथा नहीं अपनाएंगे। In 1980, the movement for independent खालिस्तान took root in पंजाब। अब 1980 में जब इन्होंने 1977 में इन्होंने पूरा मतलब पावर को जीत लिया पंजाब की, तो इन्होंने सोचा कि हम जीत ही लिया हम लोगों ने, हम अकाली दल जब बन ही गया है तो क्यों ना हम अलग हो जाए, हम खालिस्तान को लेकर अलग हो जाए। पंजाब मतलब उन्होंने पंजाब का नया नाम रखा था क्योंकि खालिस्तान, क्योंकि एक स्टेट जो था अगर डिवाइड होता है तो उसको एक ना एक नाम दिया जाता है, इसलिए उन्होंने सोचा कि हम खालिस्तान नाम देंगे। हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है, ये खालिस्तान की मांग हुई थी, उस फिर इंदिरा गांधी ने किस तरह आर्मी को भेजा था, वहाँ के जो गोल्डन टेम्पल से सारे टेररिस्ट को हटाया था, ये सब हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा है। फिर भी थोड़ा इंटरनल चैलेंजेस है, इसलिए यहाँ पर दिया हुआ है। ड्यूरिंग दैट पीरियड द लीडर ऑफ द अकाली दल वॉज संत हरचरण सिंह लौंगोवाल। जो उस समय अकाली दल के जो लीडर थे, अकाली दल के लीडर, हमने देखा कि अकाली दल तो मेजर पार्टी में एकदम आगे आ गया था, पावर में आ गया था, तो उसका कोई ना कोई एक बड़ा लीडर होता है। तो उस बड़े लीडर का क्या नाम था? संत हरचरण सिंह लोंगोवाल। ही यूज्ड टू डायरेक्ट हिज एक्टिविस्ट्स फ्रॉम द गोल्डन टेम्पल टू स्टेज प्रोटेस्ट। अब वो जो संत हरचरण सिंह लोंगोवाल जो थे, वो गोल्डन टेम्पल में ही रह के सारे पूरे पंजाब को कंट्रोल करते थे। गोल्डन टेम्पल में ही रह के सारे पंजाब को कंट्रोल करते थे, क्योंकि जो हरचरण सिंह जी थे उनके नीचे भी बहुत सारे लोग होते थे, कुछ नेता, कुछ बड़े लोग, कुछ छोटे लोग, तो वो भी मिलकर कंट्रोल करते थे पंजाब को। Armed followers started gathering around the staunch खालिस्तान supporters। संत जर्नल सिंह भिंडरवाले जो ये थे, वो कुछ जो टेररिस्ट के जो कुछ बुरे लोग थे जो पंजाब में खालिस्तान को जो सपोर्ट करते थे कि हमें खालिस्तान चाहिए, हमें खालिस्तान चाहिए, हमें खालिस्तान चाहिए, तो वो जो लोग थे वो किनके कहने पर खालिस्तान की मांग करते थे? अब वो भिंडरवाले, जर्नल सिंह भिंडरवाले, उनके कहने पर खालिस्तान की मांग किया करते, जो क्योंकि जो जर्नल सिंह भिंडरवाले था वो एक टेररिस्ट था, जो कि इंडिया में अशांति लाना चाहता था, कि जो इंडियन पीपल्स है उनके अंदर झगड़ा लड़ाई होते रहे, इसलिए उसने सोचा कि हम पंजाब को और गवर्नमेंट को लड़ा देते हैं। किसने सोचा? जर्नल भिंडरवाले ने। ड्यूरिंग दैट पीरियड टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हैड बिगन। जब जनरल भिंडरवाले आ गया था तो उस समय जाहिर सी बात है ये टेररिस्ट था, इसलिए वहाँ पर पंजाब में टेररिस्ट एक्टिविटी होने लगेंगी, क्योंकि ये एक पावर था इसका भी उस समय। भिंडरवाले वॉज अरेस्टेड इन 1981 अकॉज ऑफ द मर्डर ऑफ न्यूज़पेपर एडिटर लाला जगत नारायण। और उस समय जो भिंडरवाले था उसने एक मर्डर कर दिया और उसके ऊपर एक केस आ गया कि तुमने लाला जगत नारायण की हत्या की है, उसका मर्डर किया है, तुमने उसकी मदद की है। वो लाला जो जगत नारायण था वो एक एडिटर था, जाहिर सी बात है एडिटर था तो कुछ ना न्यूज़पेपर में छापने वाला होगा, इसलिए उसको मार दिया गया, क्योंकि उसके पास कुछ महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन रही होगी। किसके बारे में? जर्नल सिंह भिंडरवाले के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन रही होगी, इसलिए भिंडरवाले ने उसे मरवा दिया, तो उसके ऊपर एक केस चलाया गया। आफ्टर दिस इंसिडेंट द सिचुएशन वॉन्स। और इस सिचुएशन के बाद जब लाला जगत नारायण की हत्या हुई तो उसके बाद जो सिचुएशन था वो एकदम बिगड़ गया था। ड्यू टू दिस डेवलपमेंट प्रेसिडेंट रूल वॉज इम्पोज इन पंजाब इन 1983। तो इतने सारे चीज़ हो गए, इतने सारे कांड हो गए वहाँ पर, तो उन्होंने सोचा प्रेसिडेंट ने कि इतने सारे रूल हो, इतने सारे कार्य हो रहे हैं जो हमको पता भी नहीं, जो कि एक लॉ के बाहर हो रहा है, लॉ के अंदर नहीं बल्कि लॉ के बाहर हो रहा है, एक गैर कानूनी है। तो प्रेसिडेंट ने सोचा कि हमें यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगाना होगा, इसलिए वहाँ पर पंजाब में प्रेसिडेंट रूल लग गया उस समय कि अब पहले चीफ मिनिस्टर सब कंट्रोल करते थे, जब चीफ मिनिस्टर के हाथ से सब निकलता जा रहा है तो क्या करेंगे? प्रेसिडेंट को आना पड़ेगा, इसलिए वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगाया गया। कब? 1983 में।
भिंडरवाले वेंट टू स्टे एट रिलीजियस प्लेस कॉल्ड अकाली तख्त। अब जब भिंडरवाले को अरेस्ट किया गया, उसको सज़ा दी गई, तो उसके बाद जब वो छूटा जेल से, तब वो रिलीजियस प्लेस अकाल तख्त वहाँ पर जाकर रहने लगा, क्योंकि पंजाब में तो उसका बसेरा लग नहीं सकता था उस समय, क्योंकि उनको पता चल गया था कि जो भिंडरवाले था वो हमें लड़ाने की कोशिश कर रहा है, हमें हमारे ही गवर्नमेंट से लड़ाने की कोशिश कर रहा है। फॉलोअर्स कैप्चर द गोल्डन टेम्पल एंड बिल्ट अ barricade of sandbags over there. The area looked like a fort. This greatly disturbed the peace in Punjab. It was a major challenge to the Indian democracy. और उस समय जब भिंडरवाले जेल से छूटा, वो जाकर अकाल तख्त में रहने लगा, उसके बाद उसने सोचा कि हम गोल्डन टेम्पल को कैप्चर कर लेंगे। फिर बाद में जो टेररिस्ट थे और जो भिंडरवाले था, उनके लीडर, टेररिस्ट का लीडर, उसने जाकर गोल्डन टेम्पल को कैप्चर किया। जिस तरह पहले कैप्चर किया था उसी तरह इस बार भी गोल्डन टेम्पल को कैप्चर किया। तो ये पूरा मतलब पंजाब का जो था ना, वो पूरा डिस्टर्ब हो गया था। पंजाब का जो वहाँ का प्लेस था, वहाँ के लोग थे, जो वहाँ का एकदम माहौल था, वो पूरा डिस्टर्ब हो गया था उसके कारण। और फिर बाद में और ये वहाँ उस समय मेजर चैलेंज था हमारे इंडिया के लिए, हमारे इंडियन डेमोक्रेसी के लिए, हमारे लोकतंत्र भारत के लिए। तो इसीलिए हमारे गवर्नमेंट ने ऑपरेशन ब्लू स्टार स्टार्ट किया, ऑपरेशन ब्लू स्टार। अब ऑपरेशन ब्लू स्टार का काम ही यही था। द मेन टास्क ऑफ गेटिंग टेररिस्ट आउट ऑफ द गोल्डन टेम्पल वॉज एंट्रस्टेड टू मेजर जनरल कुलदीप सिंह बरार। अब ऑपरेशन ब्लू स्टार का काम ही यही था कि जो टेररिस्ट जो गोल्डन टेम्पल को छका के रखा है, घेर के रखा है, उनको बाहर करना है। तो ये पूरा काम किसको सौंपा गया? जनरल कुलदीप सिंह बरार को इनको सौंपा गया ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि तुम्हें हम अपनी तरफ से सेना दे रहे हैं, अपनी तरफ से फौज दे रहे हैं, मिलिट्री दे रहे हैं, कि तुम जाकर गोल्डन टेम्पल को अपने कब्जे में लो और टेररिस्ट को मार भगाओ। किसको सौंपा गया? आप याद रखिएगा, जनरल कुलदीप सिंह बरार को। ऑन द मॉर्निंग ऑफ 3 जून 1984, सुबह 1984 3 जून को 1984 में सुबह के समय द मिशन ऑपरेशन ब्लू स्टार स्टार्टेड। ऑपरेशन ब्लू स्टार स्टार्ट हो गया। द ऑपरेशन एंडेड ऑन 6 जून। 6 जून को ऑपरेशन एंड हुआ, यानी कि पूरे 3 दिन तक चला। इन दिस मिलिट्री ऑपरेशन द इंडियन आर्मी फंक्शन विद अ ग्रेट रेस्ट्रेंट। और उस समय जब गोल्डन टेम्पल के ऊपर टेररिस्ट का कब्जा था, तो जनरल से कुलदीप सिंह और भी बहुत सारे जो इंडियन आर्मी थे, उन्होंने अपनी पूरी जान लगा दी कि हम गोल्डन टेम्पल टेररिस्ट के हाथ में नहीं जाने देंगे। उनको अपने कब्जे में ले लिया और द ऑपरेशन एंडेड विद द डेथ ऑफ भिंडरवाले एंड द अदर टेररिस्ट। और इसी के साथ भिंडरवाले की मृत्यु हुई और उनके साथ जो बाकी टेररिस्ट थे उनको भी मार भगाया। किन्होंने? हमारे इंडियन आर्मी ने और कुलदीप सिंह जनरल ने। In 1986, the operation had to be conducted against terrorists in Golden Temple. Once more, it was called Operation Black Thunder. After this action was taken, the process of establishment of peace in Punjab pick up momentum. यानी कि जब ये सब हो गया, ऑपरेशन ब्लू स्टार ख़त्म हुआ, उसके बाद कुछ टेररिस्ट रह गए थे, जो कुछ ऐसा देखता है ना, कोई भी प्लान बना के अगर कोई टेररिस्ट आता है हमारे इंडिया में, तो उनका एक प्लान होता है कि कुछ लोग अंदर रहेंगे, कुछ लोग बाहर से निगरानी रखेंगे। तो जो अंदर वाले थे उनको मार भगाया, उनको भिंडरवाले को ख़त्म किया। तो कुछ बाहर के थे, उन्होंने वापस गोल्डन टेम्पल के ऊपर अटैक किया, उसको कैप्चर किया। तो फिर एक बार ऑपरेशन हुआ जिसका नाम था ऑपरेशन ब्लैक थंडर। क्या नाम था? ऑपरेशन ब्लैक थंडर। तो उसको भी ख़त्म कर हमारे मिलिट्री ने इनको भी मार भगाया, जो बाकी टेररिस्ट थे उनको भी हटा दिया और ब्लैक थंडर ऑपरेशन को पूरा किया। और इसी के चलते पंजाब में पीस आया, एक शांति का माहौल आया, सब इस्टेब्लिशमेंट की तरफ जा रहे थे पंजाब। और पंजाब का जो मामला था कि हमें खालिस्तान चाहिए, ये सब हट गया, क्योंकि भिंडरवाले चला गया। भिंडरवाले ने ही कहा था कि तुम अपने गवर्नमेंट से लड़ो, खालिस्तान की मांग करो। ये सब किसने कहा था? भिंडरवाले ही ने सबको भड़का के रखा था। Now come to issues concerning North East India. अब देखते हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया में क्या क्या हुआ था। जैसे कि हमने बोला सेपरेटिस्ट पढ़ेंगे, नॉर्थ ईस्ट इंडिया का क्या क्या प्रॉब्लम था वो पढ़ेंगे, और जो 3 था हमारा नेशनलिज्म, कॉमनलिज्म एंड रीजनलिज्म, ये हम हमारे पार्ट में पढ़ेंगे। तो हमारा भी दूसरा आ रहा है नॉर्थ ईस्ट इंडिया कंसिस्ट ऑफ 8 स्टेट्स: असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम,
Nagaland, Sikkim, and Tripura. International borders of India touch each of the states टू वैरिंग एक्सटेंट्स, यानी कि जो हमारा इंडियन बॉर्डर, हमारे इंडिया में नॉर्थ ईस्ट में हमारे कितने स्टेट पड़ते हैं? कुल मिला के 7-8, कम कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्टेट पड़ते हैं। कहाँ पर? हमारे इंडिया में। जो हमारा ईस्ट का जो हमारा बॉर्डर है वहाँ पर कुल मिला के 8 हमारे स्टेट्स थे। असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड, सिक्किम एंड त्रिपुरा। जो ये है हमारे स्टेट्स, ये हमारे जो ईस्ट बॉर्डर्स है ना, हमारे ईस्ट बॉर्डर्स उसको टच करते हैं, यानी कि कुछ चीन को जाते हैं, कुछ नेपाल को, कुछ बांग्लादेश को, कुछ समुद्री के रास्ते, मतलब ये बॉर्डर्स हैं, हमारे इंडिया के ईस्टर्न बॉर्डर्स हैं ये सब। जो एक एक जो सारे स्टेट्स हैं वो सारे स्टेट्स जो हमारे बॉर्डर से, जैसे कि हमारा नॉर्थ का बॉर्डर क्या हो जाएगा? हमारा नॉर्थ का बॉर्डर हो जाएगा हिमाचल, जो हमारा जम्मू एंड कश्मीर, फिर इधर आएंगे, फिर राजस्थान, फिर मुंबई, फिर ये हमारा नॉर्थ वेस्टर्न सब बॉर्डर से। उसी तरह ईस्टर्न बॉर्डर्स भी ये हैं। इंटरनेशनल बॉर्डर्स ऑफ इंडिया टच ईच ऑफ द स्टेट्स टू वैरिंग एक्सटेंट। द स्टेट्स आर डिफरेंट विद रेस्पेक्ट टू एथेंसिटी। अब जो ये स्टेट है, ये सब स्टेट जैसे कि महाराष्ट्र, यूपी, बिहार, इस तरह स्टेट्स नहीं है। ये जो स्टेट्स है ये अलग हैं। यहाँ के जो एथेंसिटी है, जो मतलब यहाँ के जो रहने का जो इनका अलग है, जो रहने का इनका सब अलग है। मतलब इनका जो रहने का वो रहता है, फिर जो जहाँ पर रहते हैं, इनका खाने पीने का, इनका सब जो हमारे बिहार से, यूपी से, ये सब अलग है इनका। यहाँ पे ज़्यादातर ट्राइबल्स पीपल्स लिव करते हैं। लैंग्वेज एंड कल्चरल डाइवर्सिटी यहाँ पर ज़्यादा पाई जाती है। द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया टुक द लीड इन ब्रिंगिंग द ट्राइब्स लिविंग इन द एरियाज इनटू मेन स्ट्रीम ऑफ द कंट्री, यानी कि जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने इनको इंडिपेंडेंट दिया, इंडिपेंडेंट इंडिया में रहने का मौका दिया। इन्हें एक अलग सा डाइवर्सिटी था इनका, इसलिए इन्हें एकदम हमारे इंडिया से एकदम अलग तरीके से इनको ज़्यादा महत्व दिया गया है उस समय। ये मुख्य था, मुख्य धारा थी। यहाँ पे देखा मेन स्ट्रीम, मुख्य धारा, ज़्यादा इसको महत्व दिया गया उस समय। इन 1954 ही फॉर्म द नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, NEFA, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। कहाँ पर फॉर्म किया गया? इस ईस्टर्न कंट्रीज में, ईस्टर्न एरियाज में, नॉट कंट्रीज, सॉरी। Compromising of the territories on the Sino-Indian border and the tribal areas towards the north of Assam, Nehru took the position of bringing about the development of hundreds of tribes in these parts while preserving their culture. Special provision have been made with respect to the areas of the sixth schedule on the इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि जो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, इन्होंने वहाँ पर एक एजेंसी बनवाया जिसका नाम था नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। उस एजेंसी के हिसाब से सबको एक अलग सा राइट्स मिल गया था वहाँ के लोगों को। सिनो इंडियन बॉर्डर यानी जो हमारा इंडिया का बॉर्डर है, जो चीन के साथ जो बीच में आता है, उसे सिनो इंडियन बॉर्डर कहा जाता है। तो वो बॉर्डर्स पे बहुत सारे एजेंसी लगाए गए, जैसे कि एजेंसी है। उसी तरह जो हमारे नेहरू जी थे, इन्होंने उनको अलग पोजीशन दिया, उनको डेवलपमेंट की तरफ जाने का मौका दिया। हंड्रेड्स ऑफ जो ट्राइब्स थे उनको भी एक सामान्य जीवन जीने का एक कि उनको जो हमारे इंडिया है, जो लोग हैं, वो उनको कोई तकलीफ़ ना दे, इसलिए उनको अलग से एक रहता ना, उनको राइट्स दिया गया उनको फॉर द प्रिजर्विंग द कल्चर, क्योंकि वो कल्चर आज के ज़माने में दिखाई नहीं देता। जैसे कि पहले दिखाई देता था उस तरह आज नहीं दिखाई देता। आज थोड़ा उसमें बदलाव आ गया है, पर क्योंकि वो बदलाव नहीं आना चाहिए था, क्योंकि हम किसी को, प्रजाति को, किसी भी लोगों को सताकर खुद खुश नहीं रह सकते। इसलिए नेहरू जी ने उनको अलग कल्चर प्रिजर्व करने के लिए एक अलग से एजेंसी, उनको वहाँ पर कोई ना जाए, कोई वहाँ पर कुछ उनको उनके जो उनका कार्य है उसमें टांग ना अड़ाए, इसलिए वहाँ पर अलग से दिया गया था। स्पेशल प्रोविज़न हैव बीन मेड विद रिस्पेक्ट टू दोज एरियाज इन, और जो ये स्पेशल प्रोविजंस थे, जो उनके राइट्स थे, ये हमारे 6th शेड्यूल, जो इंडिया का 7 एंड जो शेड्यूल है उसमें से 6th शेड्यूल में जो कॉन्स्टिट्यूशन में इनका राइट्स लिखा हुआ है कि इनको क्या क्या राइट्स मिले हैं। इन 1965 द रिस्पॉन्सिबिलिटी और एडमिनिस्ट्रेशन
administering these areas was given to the Ministry of External Affairs. The Northeastern Council Act of 1971 was supposed to advise the central government regarding aspects of common interest in economic and social spheres. Interstate transport, इलेक्ट्रिसिटी, फूड कल्चर, फूड कंट्रोल एट्सेट्रा। जो इन्होंने उनसे कहा कि आपको जो हम दे रहे हैं, आपको सब ट्रांसपोर्ट दे रहे हैं, आपको आने जाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, फूड कंट्रोल सब फूड दे रहे हैं, सब आपको सारी चीज़ें दे रहे हैं, तो आप जो आपका ईस्टर्न कंट्रीज है वो हमारे इंडिया में शामिल कर लीजिए, हमारे साथ मिलजुल कर रहने लगी। पर उनका ऐसा कुछ मानना नहीं था। वो मतलब अलग तरीके से उनका भावना थी, क्योंकि वो ट्राइबल पीपल्स थे, उतनी जल्दी हमारी भाषा समझेंगे नहीं। तो अब देखते हैं मिज़ोरम में क्या क्या हुआ, किस तरह ट्राइब्स पीपल ने हमारे इंडिया के साथ रिलेशन रखा। द ट्राइब्स इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया हैव एन एशियंट हिस्ट्री। जो ट्राइबल्स थे, जो आदिवासी थे मिज़ोरम के, उनका एक अलग सा एशियंट हिस्ट्री है। When India became independent, the government gave administrative autonomy to the district of Mizo majority area of the Lusha Hills. जो मिज़ो के जो पीपल्स थे वो लुशा हिल्स के पास रहा करते थे। जैसे कि हम देखते हैं जो पुराने ज़माने में जो पीपल्स रहा करते थे, जो पूरी तरीके से नेचुरल चीज़ों पर डिपेंड रहते थे, नेचर के ऊपर डिपेंड रहते थे, वो ज़्यादातर हिल्स के आसपास रहा करते थे। तो उसी तरह जो मिज़ो पीपल्स थे वो भी लुशाई हिल्स के पास रहा करते थे। उनका वहाँ पर एक मिज़ोरम नाम का एक उनका स्टेट था, वहाँ पर उन्होंने अपनी बस्ती बसाई हुई रखी थी। When the state reorganization commission was appointed in 1954, the expectation of the peoples in this area grew. जब ये रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन जब वहाँ पर फॉर्म हुआ, जिस तरह हमने देखा ना कि जो ईस्टर्न साइड में एक एजेंसी था NEFA, उस एजेंसी के जरिए इनको बहुत सारे जो इनका एक्सपेक्टेशन था, जो इनको पता भी नहीं था कि ये सारी चीज़ें हमारे साथ हो सकती है, हमें फूड कंट्रोल का मिलेगा, हमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलेगी, जो इनको पता भी नहीं था, इनके एक्सपेक्टेशन से ऊपर था। और उसके ज़रिए जो इनका एरिया था वो भी डेवलप होने लगा, वो भी ग्रो होने लगा। जो पेड़ पौधे थे उनके बीच में घर बनाना, ये सब डेवलप होने लगा उस समय। मिज़ो लीडर स्टार्टेड डिमांडिंग एन एटोनॉमस मिज़ो प्रोविंस। फिर भी जो मिज़ो पीपल्स थे उनको इतनी सा सुविधा हमारी सरकार ने दी, फिर भी उनका मानना था कि हम इंडिया में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि हम इंडिया में शामिल होंगे तो हमारा कल्चर जो है वो एकदम बिखर जाएगा, ऐसा मिज़ो पीपल्स का मानना था। इसलिए जो मिज़ो पीपल्स थे उनको एक अलग सा मिज़ो प्रोविंस चाहिए था, मिज़ो का एक अलग बस्ती उनको चाहिए था। इन 1959 द टेरिटरी ऑफ द मिज़ोरम एक्सपीरियंस सर्व ड्राफ्ट। जब एक समय आया 1959 में, 1959 में एक समय आया जब वहाँ पर एक ड्राफ्ट आ गया था। मतलब ड्राफ्ट आप सोचते एकदम सूखा पड़ जाना, एक सूखा पड़ जाना मिज़ोरम में, जो सूखा पड़ गया, जिसके जरिए जो पीपल्स थे उनको अच्छी तरीके से उनका फूड, उनके जो क्लॉथिंग, शेल्टर्स, वो अपनी लाइफ को उतना इंजॉय नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि जो खेती ही नहीं होगी, जब पानी ही नहीं होगा, सूखा पड़ जाएगा, तो क्या होगा, वहाँ पर कुछ नहीं हो पाएगा। ड्यूरिंग दिस फेमाइन मिज़ो लीडर लाल डेंगा सर्व द कॉमन पीपल अलॉट। जब उस समय जो लाल डेंगा थे, उस समय उन्होंने जो उनकी पीपल्स को, लाल डेंगा उनके लीडर थे, मिज़ो पीपल्स, जो मिज़ो बस्ती थी उनके लीडर थे लाल डेंगा। उन्होंने अपनी पीपल्स का बहुत ही अच्छी तरीके से ख्याल रखा, उनकी सारी जो उनकी विशेष थी, जो उनकी नीड थे, उनको पूरा किया उस फेमाइन के दौरान भी। इन 1961 लाल डेंगा स्टैब्लिश एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड मिज़ो नेशनल फ्रंट। अब जब लाल डेंगा ने इतनी सारी कार्य किया तो उन्होंने, लाल डेंगा जो थे, उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश किया। क्या नाम था उसका? मिज़ो नेशनल फ्रंट, MNF। ही आस्क फॉर ग्रेटर मिज़ोरम एंड इंडिपेंडेंट नेशन कार्व आउट ऑफ त्रिपुरा, मणिपुर एंड मिज़ो मेजोरिटी एरियाज फ्रॉम द लुशाई हिल्स। अब जो इनका मानना था कि जो मिज़ोरम, त्रिपुरा, जो और भी जो मिज़ोरम, त्रिपुरा, मणिपुर, जो ये सब है, इनको एक साथ रखकर लुशाई हिल्स को हमको अलग दे दिया जाए, हमें एक अलग नेशन चाहिए। ऐसा किसने क्या? लाल डेंगा ने कहा, क्योंकि लाल डेंगा को पता था कि जब हमारे जो बस्ती था उसमें फेमाइन आया, ड्राफ्ट आया, तो हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने हमें कुछ भी सहायता नहीं की, तो हम इनके साथ क्यों रिलेशन बनाए? ऐसा किसका मानना था? लाल डेंगा का मानना था। इन मार्च 1966 मिज़ो नेशनल फ्रंट अनाउंस द emergence of independent Mizoram. Prime Minister Indira Gandhi handled the situation firmly and suppressed the rebellion.
और फिर बाद में जो ये लुसाई हिल्स ये सबको मतलब इनका अलग माना था, तो वहाँ पर एक एमरजेंस लगा दिया गया कि आप लोग इतनी सारी चीज़ें कर रहे हो तो इंदिरा गांधी को कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर है। अपनी इंडिया में इतनी सारे माहौल को देखकर कोई चुप नहीं बैठ सकता, इसलिए जो इंदिरा गांधी थी उन्होंने एमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया, मतलब इंडिपेंडेंट एमरजेंसी कि मिज़ोरम वहाँ पर सब एकदम इमरजेंसी डिक्लेयर हुआ, तो वहाँ पर सब हैंडल में आ गया। सारे जो केसेस थे सबका जो आंदोलन था वो ख़त्म हुआ, और सब जो उनका जो मिज़ोरम का जो कंट्रोल था वो भी हैंडल में आ गया। किसके हैंडल में? इंदिरा गांधी के हैंडल में। और जो सारे रेबेलियन थे, जो प्रभाव थे, जो बिगड़ रहे थे काम, वो भी सुधरने लगे। व्हेन द सिचुएशन काम डाउन in 1972 the मिज़ो मेजोरिटी एरिया was given the status of यूनियन टेरेटरी। अब जब सारे जो उनका काम डाउन हो गया, जो मेजोरिटी मिज़ोरम का जो सब एकदम से शांत हुआ, तो इंदिरा गांधी ने भी खुद से सोचा कि जब इतनी सारी फैसिलिटीज़ हमने उस समय जब फैमाइन आता था हमने उनकी सहायता नहीं की, इसलिए इंदिरा गांधी ने भी सोचा कि हमें जो वो कह रहे उनका थोड़ा तो मानना पड़ेगा, तभी वो हमसे थोड़ा रिलेशन बना सकते हैं, क्योंकि बिना कुछ हाँ या ना कहे हम रिलेशन नहीं बना सकते। कुछ उनकी माननी पड़ेगी, कुछ हमारी सुननी हो गई, कुछ उनकी समझना होगा, कुछ हमारा समझना होगा, तभी जाके रिलेशन बनता है। और उसी तरह जो मिज़ोरम का स्टेटस था उसको यूनियन टेरेटरी में डाल दिया। कहाँ पे डाल दिया कि जो मिज़ोरम है वो आज से एक यूनियन टेरेटरी कहलाएगा, ऐसा इंदिरा गांधी ने उसको एक स्टेटस दिया। कब? इन 1985 में। प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी हैड एन agreement with the Mizo National Front, and Mizoram was given the status ऑफ द फुल फ्लेज स्टेट। लालडेंगा बिकेम द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। अब जब सब कुछ एकदम अच्छे से हो गया, उसको एक स्टेटस मिल गया। किसका स्टेटस? यूनियन टेरेटरी का स्टेटस मिल गया। किसको? मिज़ोरम को। तो लालडेंगा भी खुश हुआ। लालडेंगा भी सोचा कि हम अब इंडिया में शामिल हो सकते हैं। तो इसी तरह जो मिज़ोरम था वो हमारे इंडिया में आ गया, और इसी के चलते इंदिरा गांधी लालडेंगा के बीच में अच्छा रिलेशन हुआ, और लालडेंगा को चीफ मिनिस्टर बनाया गया। किसका चीफ मिनिस्टर? मिज़ोरम का चीफ मिनिस्टर। किसको बनाया गया? लालडेंगा को, याद रखना। अब देखते हैं नागालैंड। द नागा ट्राइब्स इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया इज नोन एज द मार्शल ट्राइब्स। मार्शल ट्राइब्स आपको पता होगा। मार्शल ट्राइब्स यानी जो लड़ाकू रहते हैं। जो नागालैंड के जो ट्राइबल पीपल्स थे वो ज़्यादा लड़ाकू थे, मतलब युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहते थे। ऐसा नहीं कि तैयारी करना पड़े, वो हमेशा तैयार रहा करते थे। उसको मार्शल ट्राइब कहा जाता है। वो उसी के नाम से प्रसिद्ध हैं। नागा के जो पीपल्स हैं वो उसी के नाम से प्रसिद्ध हैं। द नागा ट्राइब्स हैज सेटल इन ईस्टर्न हिमालयाज द नागा हिल्स। अब जो जैसे कि जो मिज़ो पीपल्स थे वो लुसा हिल्स के पास रहा करते थे, उसी तरह जो नागालैंड के जो पीपल्स थे वो नागा हिल्स के पास रहा करते थे। तो नागा हिल्स कहाँ था? हिमालयस के पास था। वहाँ पर ये सेटल हुआ करते थे उस समय। बॉर्डर्स एरियाज ऑफ आसाम एंड म्यांमार। जो आसाम और म्यांमार का जो बॉर्डर था उसी के एरिया के बीच में हिमालय, जो नागा हिल्स का हिमालय था, वो उसी के बीच में नागा पीपल्स रहा करते थे। इन 1946 सम एजुकेटेड नागा यूथ इस्टेब्लिश एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड नागा नेशनल काउंसिल। जिस तरह मिज़ोरम में कौन सा काउंसिल आया था? मिज़ोरम में हमने यहाँ पे देखा, मिज़ोरम में काउंसिल आया था। यहाँ पर जो मिज़ोरम का काउंसिल था एक, हाँ, नेशनल फ्रंट अनाउंस मिज़ोरम, उनका एक जिस तरह आया था उसी तरह नागालैंड का भी आया था। नागालैंड का क्या था? NNC, नागा नेशनल काउंसिल। जिस तरह मिज़ोरम का काउंसिल आया था, एक डेवलपमेंट आया था, उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन रखा था, उसी तरह नागालैंड के पीपल्स ने भी, जो यूथ, जो ज़्यादा पढ़े लिखे थे, एजुकेटेड जो लोग थे, उन्होंने भी सोचा कि हम भी एक ऑर्गेनाइजेशन तैयार करेंगे जिसके हिसाब से हमारा भी रूल रेगुलेशन बनेगा और उसके हिसाब से हमें भी हमारा राइट्स मिलेगा। इसलिए उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन तैयार किया। लेटर दे मेड अ डिमांड फॉर एन इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ नागालैंड। और फिर बाद में जो नागालैंड के जो पीपल्स थे इन्होंने भी डिमांड रखा कि हमें भी एक इंडिपेंडेंट नेशन चाहिए। किसके नाम से? नागालैंड के नाम से, जिस तरह मिज़ोरम ने किया था। दे वेर लेड बाय अंगामी जापू फिजो। अब इनके जो लीडर थे वो कौन थे? अंगामी जापू फिजो। इन 1954 द नागा नेशनल काउंसिल अनाउंस द एस्टैब्लिशमेंट of an independent federation of Nagaland. In 1955, skirmishes happened between local Nagas and the soldiers of the Assam Rifles. Military action was taken to suppress the skirmishes. यानी कि बाद में जो
अनगामी जापू फिजो थे, इन्होंने भी सोचा कि हमें भी एक अलग सा काउंसिल चाहिए, हमें भी एक अलग सा नेशन चाहिए, ताकि हम भी अपने जो पीपल्स है उनको डेवलपमेंट के रास्ते पे लेके जाए। तो इसके चलते सोल्जर्स और जो नागा पीपल्स के बीच में स्क्रिमिशेस होने लगे, कुछ लड़ाई झगड़े होने लगी, जिसके चलते वहाँ पर एक मिलिट्री को भेजा गया। मिलिट्री ने उनको समझाया बुझाया और लड़ाई कर कर उस परिस्थिति को कंट्रोल में लेके आए। सेवरल राउंड्स ऑफ डिस्कशन टुक प्लेस बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड नागा नेशनल काउंसिल। अब जो नागा नेशनल काउंसिल और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में बहुत सारे डिस्कशंस हुए, बातचीत हुए, जिसके चलते उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइडेड टू गिव एन नागा मेजोरिटी टेरिटरी टू द स्टेटस ऑफ यूनियन टेरिटरी। अब इसी के चलते नागा जो पीपल्स थे, नागालैंड के जो पीपल्स थे, उनको भी यूनियन टेरिटरी का स्टेटस मिल गया कि अब यूनियन टेरिटरी का स्टेटस तुम्हें भी मिल गया। नागालैंड वॉज मेड अ फुल फ्लेज स्टेट ऑन 1 December 1963 by putting together the Naga majority territory, a part of तुसांग। जो उसके बाद जो नागा जो पीपल्स थे नागालैंड के, उनको भी स्टेटस मिलेगा। किसका स्टेटस मिला? यूनियन टेरिटरी का स्टेटस मिला। कब मिला? 1 December 1963। और उसी के चलते जो बाद में जो नागालैंड के जो पीपल्स थे वो भी इंडिया में आने के लिए खुद को हाँ कहा, और इस स्टेट को, नागालैंड को भी हमारे इंडिया में शामिल किया गया। अब देखते हैं आसम। क्या देखेंगे? आसम। In 1983, there was an intense agitation staged by all Assam Student Union and Assam Gana Sangram Parishad over the question of the dominance in Assam of Bengali migrants. In 1985, the Prime Minister Rajiv Gandhi, Central Home Minister Shankar Rao Chauhan and Assam's leader Prafulla Kumar Mahonto signed an accord. It was decided to send the Bangladeshi citizens who had infiltrated in Assam back to their original place। यानी कि जो कुछ आसम की जो एक इंटेंस एगेशन हुआ, उस समय जो स्टूडेंट्स थे, वो जो आसम के जो पीपल्स थे, उन्होंने कहा कि हम अपने स्टेट में जो बांग्लादेशी थे वो क्या थे? वो अलग पीपल्स थे। बांग्लादेश उस साइड पड़ता है, ईस्टर्न साइड में जो बांग्लादेश कंट्री है, वहाँ की पीपल्स कुछ, वहाँ पर बांग्लादेश में कुछ घटना हुई जिसके चलते जो बांग्लादेश जो देसी पीपल्स थे वो आसम में आ गए। यानी कि बहुत जितना कि आसम पीपल्स नहीं थे, उससे ज़्यादा बांग्लादेशी पीपल्स थे। तो वहाँ के स्टूडेंट्स ने, जो पढ़े लिखे लोग थे, जो पीपल्स थे, उन्होंने सोचा कि हम अकेले यहाँ पर नहीं रह पा रहे, तो हम बांग्लादेशी को क्यों रहने दें यहाँ पर। बांग्लादेशी जो पीपल्स थे वो उनको बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुँचाया करते थे। तो उन्होंने सोचा कि जो बांग्लादेशी है, जो बांग्लादेशी पीपल, उनको वापस उनके ओरिजिनल प्लेस पे भेज दिया जाए। ऐसा राजीव गांधी का मानना था, क्योंकि राजीव गांधी भी उससे सहमत थे। और बाद में बाद में मिनिस्ट्री बुलाई गई। शंकर राव चौहान एंड अजम्स लीडर प्रफुल्ल कुमार मोहंते, इनके चलते जो बांग्लादेशी पीपल्स को इनफिल्ट्रेटेड यानी गैर कानूनी, इलीगल वो हमसे पूछ कर नहीं आए थे कि हम आपके आसाम में रह सकते हैं। ऐसा कोई बॉर्डर नहीं था पहले। तो उन्होंने सोचा कि बिना इलीगल हमारे आसाम में घुसना ये एक गैर कानूनी है। इसलिए जो आसाम पीपल्स थे उन्होंने सोचा कि हम इनको वापस इनके ओरिजिनल प्लेस पे भेजेंगे, बैक टू देयर ओरिजिनल प्लेस। इन 1986 इलेक्शन वेर हेल्ड फॉर आसाम लेजिस्लेटिव असेंबली एंड प्रफुल्ल कुमार महंतो ऑफ असम गाना परिषद बिकेम अ न्यू चीफ मिनिस्टर। फिर बाद में जो प्रफुल्ल कुमार महंतो थे, प्रफुल्ल कुमार महंतो जो ये थे, ये जब एक बार इलेक्शन हुआ, जब जो बांग्लादेशी को वापस भेजा गया, तो बांग्लादेश जब वापस गया तो जो आसाम पीपल्स थे वहाँ पर वापस इलेक्शन हुआ। क्या हुआ? इलेक्शन, कि हम वापस अपनी गवर्नमेंट को चुनेंगे। तो उस जब इलेक्शन हुआ तो उसमें कौन जीता? प्रफुल्ल कुमार महंतो ये जीते। किसमें? उस इलेक्शन में। तो वो उसके चीफ मिनिस्टर बने। किसके चीफ मिनिस्टर? गाना परिषद बिकेम अ न्यू चीफ मिनिस्टर। ड्यू टू दिस डेमोक्रेटिक प्रोसेस इट बिकेम पॉसिबल टू एस्टैब्लिश पीस इन आसम। और इसी के चलते जो आसम में पीस को, एक शांति का माहौल आया, क्योंकि बांग्लादेशी वापस अपने बांग्लादेश में चले गए थे। अरुणाचल प्रदेश, अब देखेंगे अरुणाचल प्रदेश का। इन 1954 नेफा वॉज क्रिएटेड। अब हमने देखा कि नेफा क्रिएट हुआ था कब? इन 1954 में। इन 1972 इट बिगेन टू बी कॉल्ड
अरुणाचल प्रदेश, और बाद में जो नेफा था उसको अरुणाचल प्रदेश का एक दे दिया गया कि आप ये अरुणाचल प्रदेश का है, क्योंकि इससे जो कंट्रीज थे उन्होंने अपना अलग अलग काउंसिल बना लिया था। जैसे कि नागालैंड ने, मिजोरम ने अपना अलग अलग काउंसिल बना लिया। तो सोचा कि अब जो नेफा है तो अधूरा हो गया, तो जो नेफा था वो अरुणाचल प्रदेश को दे दिया गया। वो अरुणाचल प्रदेश को क्या कहते हैं? रीजन ऑफ द राइजिंग सन। अब जो क्योंकि हम देखते हैं कि जो हमारा इंडिया है, जो पहला सूरज निकलता है वो सूरज हमारे अरुणाचल प्रदेश से निकलता है। जो पहली सुबह अरुणाचल प्रदेश में होती है, इसलिए इसको रीजन ऑफ द राइजिंग सन भी कहा जाता है। ऑन 20 जनवरी 1987 इट गॉट द स्टेटस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट। अब 20 फरवरी 1987 में उसको क्या स्टेटस मिला कि वो कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट है, मतलब वो भी एक इंडिया का हिस्सा है। कॉन्स्टिट्यूशन का लॉस रेगुलेशन उस अरुणाचल के ऊपर भी लागू होगा। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1960 to 2000, North East India has progressed towards a more mature democracy. This area is on the path of the progress through industrialization, spread of education, etc. और इसी के चलते जो 1960 से 2000 के बीच में जो अरुणाचल प्रदेश ने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट किया। आपने जो उनका कल्चर था ट्राइबल से लेकर अलग अलग जगहों पर लेके गए और उसमें बहुत सारे डेवलपमेंट किए। जो ट्राइबल पीपल्स थे उनको एजुकेशन दिया गया, इंडस्ट्रीज आए और भी बहुत सारे प्रोग्रेस हुए, डेमोक्रेसी आया उसमें, जिसके चलते वहाँ पर बहुत सारी अच्छी फैसिलिटीज़ आ गई। सब कुछ एकदम अच्छे से होने लगा। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। और जो बाकी स्टेट्स थे वो भी मिलजुल कर रहने लगे। कब? उस समय। तो इसी के चलते हमारा जो चैप्टर है ख़त्म हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू। तब हमारा जो पार्ट 2 आएगा, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू जो आपने हमारा वीडियो देखा। और जो हमारा पार्ट 2 आएगा तब के